हाँ, लास्ट लेक्चर वी हैड अ डिस्कशन अबाउट रेजिस्टेंस, है ना। रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो हम लोगों ने सारा कुछ डिस्कशन करा था, ठीक है। जिसमें हम लोगों ने देखा था क्या, कि अगर हम लोग जैसे बात करें किसकी, अगर हम लोग बात करें रेजिस्टिविटी की, सॉरी रेजिस्टिविटी की बोल रहा हूँ, सॉरी, अगर हम लोग बात करें ओम्स लॉ की, तो उन्होंने बोला किसने, ओम ने बोला कि भैया V इज इक्वल टू आई इंटू आर, वेयर आर इज द रेजिस्टेंस। आर हम लोगों के पास क्या होता है, आर इज द रेजिस्टेंस, है ना। V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, V is the potential difference across the ends of the conductor, ठीक है। आपके पास जो भी कंडक्टर है, आपके पास जो भी बैटरी है, उसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। I is the current, हम लोगों के पास जो I है इट इज करंट, एंड R is the resistance, ठीक है। रेजिस्टेंस का मतलब हम लोगों ने बोला था क्या, ऑपोजिशन, ठीक है। रेजिस्टेंस की अगर हम लोग बात कर रहे थे तो रेजिस्टेंस का मतलब हम लोगों ने बोला था या तो ऑपोजिशन या तो फिर ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। इन दी फ्लो ऑफ करंट, इसको हम लोगों ने क्या बोला था, इसको हम लोगों ने बोला था रेजिस्टेंस। थोड़ा सा ध्यान से समझना, रेजिस्टेंस के कारण करंट जो रहता है वो क्या होता है, कम होता है, ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने साथ में ये भी देखा था कि जो रेजिस्टेंस होता है इट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आपके पास अगर एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ काफी ज्यादा है तो इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होने वाला है, इसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर ज्यादा है तो जो रेजिस्टेंस है वो क्या होने वाला है, कम होने वाला है ना। ये सब हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था, ठीक है। तो दोनों फैक्टर्स को अगर कंबाइन कर रहे थे तो हम लोगों के पास आ रहा था R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L ओवर A, ठीक है। और जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा रहे थे तो हम लोगों के पास एक नया कांस्टेंट आ गया जिसको हम लोगों ने बोला रो, है ना। इसको हम लोगों ने क्या बोला, इसको हम लोगों ने बोला रो, ठीक है। और बाकी का पूरा एज इट इज, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से समझना। अब सर ये रो क्या है ना, यहाँ पर हम लोगों ने अपनी कहानी को छोड़ा था। रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, रो को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी, ठीक है। सर व्हाट इज रेजिस्टिविटी, अब ये क्या एक नई समस्या है, ये समस्याएं खत्म ही नहीं हो रही इस चैप्टर में, है ना। सबसे पहले हम लोगों ने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया था जब हम लोग के पास यहाँ पर था V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, है ना। तो जब हम लोगों ने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया था तो हम लोगों के पास आ गया था रेजिस्टेंस, ठीक है, विच वाज दी ऑपोजिशन और दी ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। अब जब हम लोगों ने वापस से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो हम लोगों के पास क्या गया, एक नया कांस्टेंट आ गया, ठीक है। हम लोगों के पास एक नया कांस्टेंट आ गया और इस कांस्टेंट को हम लोगों ने बोला क्या, रेजिस्टिविटी, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से समझने की जरूरत है इसमें। मतलब देखो, एक हम रो से डेंसिटी को भी रिप्रेजेंट करते हैं तो मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ना चाहिए। फिजिक्स में हम लोग मतलब इलेक्ट्रिसिटी में जो रो रहता है इट रिप्रेजेंट्स रेजिस्टिविटी, ठीक है। फिजिक्स में रो जो रहता है इट रिप्रेजेंट्स रेजिस्टिविटी। सर व्हाट इज रेजिस्टिविटी, ये तो अच्छी बात है कि रेजिस्टिविटी आ गया, लेकिन रेजिस्टिविटी होता क्या है, थोड़ा सा ये भी तो पता होना चाहिए ना, ठीक है। हाँ युवराज प्लीज। तो रेजिस्टिविटी हम लोगों के पास होता क्या है, ठीक है, चलो सुनना। रेजिस्टिविटी हम लोगों के पास होती क्या है, रेजिस्टिविटी इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी जिसके कारण किसी भी सब्सटेंस में रेजिस्टेंस आता है, ठीक है। तो अगर हम लोग रेजिस्टिविटी की बात करें तो रेजिस्टिविटी इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी विच गिव्स राइज टू रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी इज द फंडामेंटल मतलब बेसिक बोल सकते हैं, अगर आपके जैसे फंडामेंटल में थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो आप फंडामेंटल की जगह आप बेसिक भी यूज कर सकते हो। तो रेजिस्टिविटी इज द बेसिक प्रॉपर्टी ड्यू टू विच ड्यू टू विच a substance a substance has resistance, ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना कि रेजिस्टिविटी की अगर हम लोग बात करें तो रेजिस्टिविटी हम लोगों के पास क्या होती है, रेजिस्टिविटी इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी, रेजिस्टिविटी इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी जिसके कारण किसी भी सब्सटेंस में क्या आता है, जिसके कारण किसी भी सब्सटेंस में रेजिस्टेंस आता है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि रेजिस्टिविटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिस्टेंस। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना, है ना। और जो बच्चे जिनको कंफ्यूजन हो रहा है कि सर रो से हम लोग डेंसिटी वगैरह को भी रिप्रेजेंट करते थे, तो बिल्कुल करते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम लोगों के पास जो यहाँ पर मैंने अभी आप लोगों को बताया ना कि रो से हम लोग किसको रिप्रेजेंट करते हैं, रेजिस्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं, किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में।
ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। मतलब रेजिस्टिविटी के कारण, किसके कारण, रेजिस्टिविटी के कारण, TIVITY, रेजिस्टिविटी के कारण क्या अराइज होता है, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। रेजिस्टिविटी इज अ मोर फंडामेंटल क्वांटिटी, है ना, इट इज अ मोर बेसिक या फिर फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, और जो रेजिस्टेंस रहता है, रेजिस्टेंस जो रहता है इट डिपेंड्स, है ना, रेजिस्टेंस जो रहता है इट डिपेंड्स ऑन रेजिस्टिविटी, है ना, तो इट डिपेंड्स ऑन रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, और साथ में रेजिस्टेंस जो रहता है इट आल्सो डिपेंड्स ऑन लेंथ, इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द एरिया। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इतनी सारी चीजों पर डिपेंड करता है, लेकिन हम लोगों के पास जो रेजिस्टिविटी होती है, ये हम लोगों के पास काफी फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, अब इसका कोई रिलेटेबल एग्जांपल, मतलब जिससे हम लोग रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस के बीच में मतलब डिफरेंस जान पाए, तो हम लोगों के पास ध्यान से सुनना। अच्छा, रेजिस्टिविटी और डेंसिटी का कोई लेना देना नहीं होता 10th स्टैंडर्ड में। ठीक है, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस के बीच में एक रिलेटेबल एग्जांपल देखो। आप लोग एक पाथ से जा रहे हो, है ना, आप लोग एक पाथ से जा रहे हो, तो आपके फ्लो में जो ऑब्स्ट्रक्ट, मतलब आपके मूवमेंट में, आपके मोशन में जो ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, उसको आपने बोला रेजिस्टेंस। वो ऑब्स्ट्रक्शन आ क्यों रहा है, क्योंकि रास्ते में गड्ढे हैं, रास्ते में क्या है, गड्ढे हैं। तो यहाँ पर ये जो गड्ढे हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं रेजिस्टिविटी को। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रेजिस्टिविटी को। और इस रेजिस्टिविटी के कारण, इन गड्ढों के कारण जो ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, ये हम लोगों के पास क्या होता है, ये हम लोगों के पास होता है रेजिस्टेंस। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। हम लोग जैसे अगर किसी भी पाथ से, लाइक वी आर ट्रेवलिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो अगर हम लोगों के पास रास्ते में गड्ढे हैं, तो उन गड्ढों के कारण ऑब्स्ट्रक्शन आएगा। ऑब्स्ट्रक्शन को मैंने बोला रेजिस्टेंस, और वो जो गड्ढे हैं, गड्ढों को मैंने मान लिया रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या कि जितने ज्यादा गड्ढे होंगे उतना ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन होगा, जल्दी से बताओ। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जितना ज्यादा गड्ढे होंगे उतना ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन हो, बोल सकते हैं सर, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सर, अगर मेरे पास रेजिस्टिविटी ज्यादा हो, है ना, अगर, हाँ बहुत बढ़िया, अगर मेरे पास जैसे रेजिस्टिविटी ज्यादा होगा, है ना, तो हाँ अतर बोल सकते हो बिल्कुल। अगर मेरे पास रेजिस्टिविटी अगर मेरे पास ज्यादा होगी, तो जो रेजिस्टेंस होगा वो भी कैसा होगा, ज्यादा होगा। इस चीज का थोड़ा सा अपन लोग ध्यान रखें। ठीक है, कि अगर मेरे पास सर रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी, तो मेरे पास जो रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस भी कैसा होगा, रेजिस्टेंस विल आल्सो बी हाई। ठीक है, इतना सा क्लियर है। अच्छा, रेजिस्टिविटी इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी, दैट इज रेजिस्टिविटी डू नॉट डिपेंड्स ऑन अदर क्वांटिटीज इन जनरल, बट रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ, एरिया, रेजिस्टिविटी इटसेल्फ, है ना, तो काफी कुछ चीजों पर डिपेंड करता है। अच्छा, एक हम लोगों के पास, ध्यान से सुनना, एक हम लोगों ने बोला कि रेजिस्टिविटी अगर ज्यादा होगी, है ना, अगर रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो जो करंट होगा वो कैसा होगा, वो कम होगा। ठीक है, और अगर मेरे पास रेजिस्टिविटी कम हुई, तो जो रेजिस्टेंस होगा वो भी कैसा होगा, कम होगा। ठीक है, तो जो करंट होगा वो कैसा होगा, ज्यादा होगा। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना, वोल्टेज का कुछ लेना देना नहीं होता। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का इन सारी चीजों से कोई लेना देना नहीं होता। इतना सभी को क्लियर है क्या? तो ये तो मतलब बिल्कुल बेसिक बेसिक सी चीज है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अच्छा, एक ऐसी चीज, क्या आप में से किसी को पता है, क्या आप में से कोई जानता है एक ऐसी क्वांटिटी जिसपे रेजिस्टिविटी भी डिपेंड करती है और रेजिस्टेंस भी डिपेंड करता है? एक ऐसी क्वांटिटी जिस पर रेजिस्टिविटी भी डिपेंड करती है और रेजिस्टेंस भी डिपेंड करता है। तो द क्वांटिटी इज टेम्परेचर, है ना। मेरे पास जो रेजिस्टिविटी है और जो रेजिस्टेंस है, बोथ डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ठीक है, बोथ डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। अब यहाँ पर सर ये क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में बताओ ना, हम लोगों के पास होता क्या है। तो चलो ठीक है, मैं आपको थोड़ी सी क्लासिक चीज बताता हूँ कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर रेजिस्टेंस आता कहाँ से। मतलब सर हम लोग रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, रेजिस्टेंस ये होता है, रेजिस्टेंस वो होता है, तो फिर रेजिस्टेंस जो रहता है वो रेजिस्टेंस आता कहाँ से, पहले हमको ये तो बताओ।
उसके बाद तो फिर हम लोग मतलब इसको लिंक कर पाएंगे थोड़ा सा कि चल क्या रहा है, मतलब दुनिया में क्या चल रहा है सर, ये तो तभी तो समझ में आएगा ना। तो बहुत सिंपल सी चीज है। चलो देख लेते हैं इसको भी कि किसी भी सब्सटेंस में जो रेजिस्टेंस रहता है वो आता कहाँ से। थोड़ा सा ध्यान से सुनना। मेरे पास देखो क्या होता है, अगर जैसे मैं एक वायर की बात करूं, जैसे अपने पास एक कोई भी वायर है, ठीक है, एक वायर बना लेते हैं बढ़िया सुंदर सा। तो हम लोगों के पास, अच्छा, वोल्टेज और रेजिस्टेंस का कोई लेना देना नहीं होता। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से भी डिफर कर सकता है। रेजिस्टिविटी जो रहती है डू नॉट डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। रेजिस्टिविटी इनफैक्ट डू नॉट डिपेंड्स ऑन एनी ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है, और द कंडक्टर। देखो मेरे पास यहाँ पर क्या है, मेरे पास यहाँ पर है एक वायर, ठीक है। तो अपन लोगों के पास यहाँ पर क्या है, एक वायर है, ठीक है। और इस वायर के अंदर जैसे मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर मैंने लगा दिया हुआ है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और यहाँ पर हम लोगों ने लगा दिया है क्या, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ठीक है। तो दिस इज द पॉजिटिव एंड दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब होगा क्या, द इलेक्ट्रॉन्स विल बी मूविंग, the electrons will be moving from negative to positive terminal of the battery because electrons are negatively charged na. So these electrons will be moving towards the opposite end of the battery. अब बेचारे मूव करेंगे तो टकराएंगे, जब मूव करेंगे तो मूव करके एक दूसरे से टकराएंगे। अब जैसे एक मूव कर रहा था टकरा गया, फिर मूव करने लगा फिर टकरा गया, फिर मूव करने लगा फिर टकरा गया, फिर मूव करने लगा फिर टकरा गया, तो ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है ना, है ना। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि रेजिस्टिविटी, ठीक है, रेजिस्टिविटी हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं ऐसा कि हम लोगों के पास जो रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टिविटी अराइजेस ड्यू टू, टकराने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ड्यू टू कोलिजन, हाँ, ड्यू टू कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग देयर मोशन, ड्यूरिंग मोशन, है ना। तो इस चीज को थोड़ा सा मोशन, ठीक है। टकरा कैसे सकते हैं, उनका 407, तो टकराने क्यों नहीं टकरा सकते भैया, ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना कि रेजिस्टिविटी जो रहती है वो क्यों आती है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स टकराते हैं। अच्छा, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो इनके टकराने की जो जो रेट है वो बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, थोड़ा सा सोचो। अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूंगा, है ना, अगर अपन टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन, फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन विल इंक्रीज, है ना। ये मेरे पास क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, ऑब्वियसली चीज है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन इंक्रीज हो जाएगी। और अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन इंक्रीज हो जाएगी तो जो रेजिस्टिविटी है, तो जो रेजिस्टिविटी है वो क्या होगी, बढ़ेगी या कम होगी भैया, तो सर जो रेजिस्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। और अगर मेरे पास रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी तो जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। आप में से किसी के दिमाग में आएगा कि सर वो सारे के सारे तो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो फिर एक दूसरे से कैसे टकराएंगे, तो हमेशा पैरेलल चलेंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं, हम लोगों को क्या लगता है बेटा कि इलेक्ट्रॉन जो है, लाइक इफ दिस इज अ वायर, है ना, ये वैसे 12th स्टैंडर्ड के टॉपिक्स है लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास अगर एक वायर है, ठीक है, मेरे पास एक वायर है, तो मुझको क्या लगता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो इस तरीके से मूव करते हैं, है ना। हम लोगों को यही बताया जाता है बचपन से कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऐसे कुछ मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव नहीं करते। इलेक्ट्रॉन्स का पहली बात तो जो मोशन होता है वो टोटली रैंडम होता है, टोटली जिगजैग होता है। यहाँ से चला टकरा गया, फिर यहाँ चला फिर टकरा गया, यहाँ चला फिर टकरा गया, फिर यहाँ चला फिर टकरा गया, फिर यहाँ चला फिर टकरा गया, फिर यहाँ चला फिर यहाँ टकरा गया। तो इस तरीके का मोशन होता है। एक सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं होता, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सब एक दूसरे से टकराते रहते हैं, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना, है ना। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो रिपेल होकर दूर चले जाएंगे, बिकॉज सफिशिएंटली हाई काइनेटिक एनर्जी होती है ना। सीधे जाएंगे तो नहीं टकराएंगे, बिल्कुल सही बात है जय भैया, लेकिन इलेक्ट्रॉन से बुद्धि थोड़ी ना होगी उनमें, थोड़ा सा सोचो खुद, है ना। तो हम लोगों के पास इलेक्ट्रॉन्स की मोशन के टाइम पर, है ना, उनके बीच में क्या होता है, कोलिजन होता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस कोलिजन हम लोगों के पास क्या आ जाती है, रेजिस्टिविटी आ जाती है, बिकॉज ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल सी चीज है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन बढ़ जाएगा और रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, सिंपल सी चीज है। और रेजिस्टिविटी अगर इंक्रीज हुई तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वायर के पार्टिकल दूर जाएंगे। इतना गर्म नहीं करते, इतना गर्म नहीं करते कि वायर एक्सपांड हो जाए, है ना।
इतना ज्यादा गर्म नहीं करते हैं कि वायर एक्सपांड हो जाए तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर चले जाए, फिर तो आपका जो वायर होगा वो पिघल जाएगा, तो फिर मतलब वो सेंसलेस बात हो गई। काइनेटिक एनर्जी मैग्नेटिक फोर्स से ज्यादा होती होगी, बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक नहीं, वैसे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आनी चाहिए, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अभी हमको ये समझ में आया कि हम लोग जब बोलते हैं कि रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस जो है बोथ डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ऐसा क्यों बोलते हैं? हाँ सूर्यांश भी, ठीक है, अभी समझ में आया कि हम लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों डिपेंड करते हैं किस पे? टेम्परेचर पर, ठीक है। मैंने अभी आपको बता दिया कि ये कैसे डिपेंड करते हैं टेम्परेचर पर, है ना। अगर टेम्परेचर कम करोगे तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन भी कम हो जाएगी, अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन कम हो जाएगी तो आपके पास रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी, रेजिस्टिविटी, हाँ, और अगर रेजिस्टिविटी कम होगी तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा। तो अब ज्यादातर बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि हाँ मतलब एक ही थाली के चट्टे बट्टे, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ऐसा नहीं है। देखो रेजिस्टिविटी, अच्छा यहाँ पर एक चीज हम लोग मिस कर गए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अगर मेरे पास R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए है ना, इफ R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, तो रो की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर क्या होगी? रो विल बी इक्वल टू आर ए अपॉन एल, ठीक है, रेजिस्टेंस इनटू एरिया डिवाइडेड बाय द लेंथ, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से समझना, रो विल बी इक्वल टू आर ए अपॉन एल, है ना। नाउ व्हाट इज आर? आर इज रेजिस्टेंस व्हिच इज मेजर्ड इन ओम, A is the area of the cross section of wire which is measured in square meter। एरिया की यूनिट हम लोगों के पास होती है क्या? स्क्वायर मीटर। लेंथ है ना, इसकी यूनिट हम लोगों के पास होती है मीटर, ये सब कट गया। तो रेजिस्टिविटी की जो यूनिट होगी, अगर हम लोग रेजिस्टिविटी की यूनिट की बात करें तो ये हम लोगों के पास क्या होगा? ओम मीटर, ठीक है। अगर हम लोग किसकी बात करें, अगर हम लोग यूनिट की बात करें रेजिस्टिविटी की, तो इट इज ओम मीटर। और रेजिस्टेंस की यूनिट की अगर हम लोग बात करें तो वो हम लोगों के पास क्या होता है? सिर्फ ओम होता है, ठीक है। तो एक साइड हम लोग लिख लेते हैं रेजिस्टिविटी और दूसरे साइड हम लोग लिख लेते हैं क्या? रेजिस्टेंस, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से समझना, रेजिस्टिविटी जो रहती है इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी, है ना। तो रेजिस्टिविटी जो है, एक सेकंड रुकना बेटा, एक सेकंड, अरे यार गड़बड़ हो गया, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, अरे यार ये क्या हो गया, चलो वापस से लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ पर मेरे पास रेजिस्टेंस है ना, अभी यहाँ पर आपका पूरा क्लियर हो जाएगा कि रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में जो कंफ्यूजन हम लोगों को हो रहा है, ठीक है। वो देखो, सबसे पहली चीज, रेजिस्टिविटी इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी, ठीक है, ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। और अगर हम लोग रेजिस्टेंस की बात करें, है ना, तो रेजिस्टेंस की अगर हम लोग बात करें तो इट इज नॉट अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो दिस इज नॉट अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी, क्यों? क्योंकि लेंथ एरिया वगैरह पर भी डिपेंड करती है ना, तो दिस इज नॉट अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी, सबसे पहली चीज। तो दूसरी चीज क्या? रेजिस्टिविटी, ठीक है, रेजिस्टिविटी अराइजेस ड्यू टू कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से सुनना, है ना। रेजिस्टिविटी, या हम लोग इसको ऐसा लिख लेते हैं, फंडामेंटल प्रॉपर्टी, अगेन सॉरी, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ड्यू टू कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which gives rise, which क्या आना चाहिए बताओ? which gives rise to, which gives rise, R-I-S-E, rise to resistance, है ना, टू रेजिस्टेंस। और यहाँ पर रेजिस्टेंस में हम लोग क्या लिखते हैं? रेजिस्टेंस इज नथिंग बट दी ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन इन दी फ्लो ऑफ करंट, इन दी फ्लो ऑफ करंट, है ना। चलो अच्छी बात है। क्या रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पे डिपेंड करती है? क्या रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पे डिपेंड करती है? नहीं करती। तो इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ एरिया, एंड इट इज डिपेंडेंट, इट इज डिपेंडेंट ऑन लेंथ एंड एरिया, कैसे? एल अपॉन ए से, ठीक है। रेजिस्टिविटी की जो यूनिट होती है, रेजिस्टिविटी की जो यूनिट होती है इट इज ओम मीटर,
और रेजिस्टेंस की हम लोगों के पास जो यूनिट होती है ये हम लोगों के पास होती है सिर्फ ओम। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब ऑपोजिशन होता है ना। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है ऑपोजिशन, और फंडामेंटल का मतलब होता है बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल बेसिक। ठीक है। अच्छा, दोनों के बीच में अगर सिमिलैरिटी लिखना है तो दोनों के बीच में सिमिलैरिटी हम लोगों के पास क्या आएगा, इट इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, ऑन टेम्परेचर, और यहां पर भी इट इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जब मैं पढ़ा रहा था डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, ठीक है, जिस दिन मैंने ओम्स लॉ पढ़ाया था उस दिन मैंने आप लोगों से पूछा था कि आपसे पूछा नहीं था एक्चुअली, मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोगों के पास ओम्स लॉ एक कंडीशन पे वैलिड होता है, एक गिवन कंडीशन पे वैलिड होता है। वो कंडीशन क्या थी? मैंने आप लोगों से पूछा था कि ओम्स लॉ जो है, जब मैं आपको ओम्स लॉ पढ़ा रहा था तो उस टाइम पर मैंने आपसे बोला था कि ये ऐसा होना चाहिए तभी मेरे पास जो जो V इक्वल टू आई आ रही है तभी वैलिड होगा जब एक चीज फुलफिल होगी। जल्दी से बताओ, व्हाट इज द कंडीशन? हाँ, जो टेम्परेचर है, नहीं गलत है, जो टेम्परेचर है वो कैसा रहना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, हम लोगों के पास जो टेम्परेचर है वो कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए। क्योंकि अगर टेम्परेचर चेंज हो जाएगा तो आपके पास जो कांस्टेंट है, आपके पास जो कांस्टेंट है मतलब कि जो रेजिस्टेंस है वो खुद ही चेंज हो जाएगा, तो आपका जो लॉ है वो इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो देखो, समझो हर चीज को। ठीक है, अभी तक मैंने आपको कुछ भी ऐसा नहीं बताया कि हाँ ये ऐसा होता है मतलब होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर इस चीज को भी लिख लेते हैं कि ओम्स लॉ इज वैलिड। अच्छा, रेजिस्टेंस अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होगा? सोचो, इज वैलिड ओनली एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जल्दी से बताओ। नहीं, रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होगा? कांस्टेंट टेम्परेचर, बिकॉज ऑन चेंजिंग टेम्परेचर स्मूथ सपोर्टर, नहीं गलत है सब, ऑन चेंजिंग। अच्छा मुझे बताओ, रेजिस्टर का मतलब क्या होगा? हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रजिस्टर का रजिस्टर, हाँ जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता हो, है ना, जो अपोज करे। तो रजिस्टर का ऑपोजिट क्या होगा बताओ? रजिस्टर का ऑपोजिट क्या होगा? रजिस्टर का, हाँ गुरतेज भैया बहुत सही जा रहे हो, बहुत सही जा रहे हो। रजिस्टर मतलब जो अपोज करे। नहीं 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 नहीं, रजिस्टर मतलब जो अपोज करे। तो रजिस्टर का ऑपोजिट क्या होगा? बहुत बढ़िया, तो रजिस्टर का ऑपोजिट होगा कंडक्टर। और इस हिसाब से रेजिस्टेंस का ऑपोजिट क्या होगा? है ना। तो हम लोगों के पास रेजिस्टिविटी का ऑपोजिट होता है कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी का ऑपोजिट हम लोगों के पास होता है कंडक्टिविटी। और रेजिस्टेंस का ऑपोजिट हम लोगों के पास होता है कंडक्टेंस। है ना, रेजिस्टेंस का ऑपोजिट हम लोगों के पास होता है कंडक्टेंस। और रेजिस्टिविटी का ऑपोजिट हम लोगों के पास होता है कंडक्टिविटी। अगर कभी किसी ने पूछ लिया तो बता सकते हो आप लोग कम से कम। है ना, रेजिस्टेंस का ऑपोजिट हम लोगों के पास होता है कंडक्टेंस, एंड द ऑपोजिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज कंडक्टिविटी। ठीक है। अच्छा, लास्ट पेज तक कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप लोग अभी। अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट हो तो आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है तो, अगर क्लियर है तो भैया वाई लिखने का। रजिस्टिविटी क्वालिटी पर भी डिपेंड करेगी वायर, हाँ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करती है। नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करती है, बहुत ऑब्वियस सी चीज है। सेकंड पेज निकाल दूं? ओके, अगर कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क, है ना। अलग अलग मटेरियल की रेजिस्टिविटी अलग अलग रहती है। आर रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल? यस। रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पे डिपेंड क्यों नहीं करती? क्योंकि हम इसको एक यूनिट क्रॉस सेक्शन के लिए मानते हैं, इसीलिए। इंसुलेटर हैज हाई रेजिस्टिविटी, हाँ बहुत सही बात है, एंड वेरी लो कंडक्टिविटी। रेड लाइन, ओम्स लॉ इज वैलिड ओनली एट कांस्टेंट टेम्परेचर, बिकॉज आप टेम्परेचर चेंज कर दोगे तो रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी। रेजिस्टिविटी अगर आपके पास चेंज हो जाएगी तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा।
और अगर रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा तो आपके पास जो ये जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट की वैल्यू अगर चेंज हो रही है तो फिर लॉ कैसे वैलिड होगा? ओम्स लॉ कंडीशन में टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब कितना भी हाई हो, बस कांस्टेंट होना इंपॉर्टेंट है। हाँ बिल्कुल सही बात है। रेजिस्टिविटी नहीं समझ में आया? रेजिस्टिविटी में क्या नहीं समझ में आया भाई आपको? रेजिस्टिविटी बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स की कोलिजन को रिप्रेजेंट करने वाली क्वांटिटी है, और इलेक्ट्रॉन्स के कोलिजन के कारण जो ऑपोजिशन आ रहा है उसको रिप्रेजेंट करने वाली जो क्वांटिटी है इट इज रेजिस्टेंस, है ना? इतने मतलब इतने आसान शब्दों में बताया बिल्कुल। आपके पास आप एक गाड़ी से जा रहे हैं, हाँ रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सब्सटेंस। आप एक गाड़ी से जा रहे हैं, गाड़ी पंचर हो गई तो वो पंचर इज रेजिस्टिविटी, और उसके कारण अब आपका जो पाथ खराब हो गया इट इज रेजिस्टेंस, है ना? रेजिस्टिविटी इज द कॉज, रेजिस्टिविटी जो है इट इज द कॉज एंड रेजिस्टेंस इज द इफेक्ट। इसको आप ऐसा भी समझ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े? अगर आगे बढ़ना है तो टाइप अ वाई, अगर आगे बढ़ना है तो टाइप है वाई, मतलब आगे बढ़ने के अलावा तो वैसे और कोई ऑप्शन भी नहीं है। अच्छा, हम लोगों ने ओम्स लॉ के ऊपर क्वेश्चंस करे थे, बेकार बेकार वाले क्वेश्चंस करे थे। ठीक है, तो अब थोड़े अच्छे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन करते हैं, दो फैक्ट्स पर बेस्ड। पहला क्या? पहला मेरे पास ये कि R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए, है ना? R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए, रो L अपॉन ए। L इज द लेंथ, A is the area of cross section, area of cross section, and rho is the resistivity। ठीक है, लेंथ हमेशा किस में रखेंगे? मीटर में, इसको रखेंगे स्क्वायर मीटर में, और रेजिस्टिविटी हमेशा रखेंगे किस में? ओम मीटर में। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, मेरे पास एक वायर है ना? मेरे पास एक वायर है, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, है ना? मेरे पास एक वायर है जिसकी लेंथ है मेरे पास 2 मीटर, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 0.5 स्क्वायर मीटर, और इस पे जो रेजिस्टिविटी है इट इज इक्वल टू 8 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, है ना? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। देन द सेकेंड क्वेश्चन इज, मेरे पास एक एक मटेरियल है जिसका रेजिस्टेंस है मेरे पास कितना? 50 ओम। इस मटेरियल की जो रेजिस्टिविटी है वो मुझे पता करनी है, प्रोवाइडेड कि इसकी जो लेंथ है इट इज इक्वल टू 5 मीटर, और जो एरिया है, एरिया इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरे पास हो गया सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है मेरे पास सोचना पड़ेगा। ठीक है, मेरे पास एक वायर है, इस वायर का जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 50 मीटर, और इसकी जो लेंथ है वो मेरे पास है कितनी? 2 मीटर। अगर मैं सेम मटेरियल का वायर लूं, ठीक है, वायर विथ सेम मटेरियल, वायर विथ सेम मटेरियल बट 5 मीटर, तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा? है ना? मेरे पास एक वायर है जिसकी लेंथ 2 मीटर है, तो उसका जो रेजिस्टेंस इट इज 50 ओम, है ना? 50, आर इक्वल टू 50 मीटर लिख लिया मैंने, सॉरी 50 ओम है। ठीक है, तो अगर मैं सेम मटेरियल का वायर लूं लेकिन उसकी लेंथ तो 5 मीटर, तो उसका रेजिस्टेंस कितना आएगा? तो दीज आर दी 3 क्वेश्चंस, है ना? आराम से अटेम्प्ट करिए आप लोग। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। मेरे पास वही फॉर्मूला है, घिसा पिटा, है ना? R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, हमको R चाहिए, तो R इज इक्वल टू रो, रो की वैल्यू कितनी दी हुई है मुझे? 8 इंटू 10⁻⁻8। लेंथ मुझको कितनी दी हुई है? 2,
और एरिया मुझको दिया हुआ है 0.5, ठीक है। तो यहाँ से 0.5 को 1/2 लिख सकता हूँ और ये ऊपर चला जाएगा तो मेरे पास हो जाएगा 4। तो दिस इज 8 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 4। तो ये मेरे पास हो जाएगा कितना, दिस विल बी 32 इंटू 10⁻⁻8, है ना, जिसको अपन लोग लिखेंगे 3.2 इंटू 10⁻⁻7। कितने बच्चों का सही है, कितने प्रतिशत भारतीयों का सही है ना, काफी सारे बच्चों का सही है। इसमें कुछ नहीं, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर आ गया। 32 तक ही लेफ्ट कर दिया था, नहीं बेटा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना रहेगा। चलो सेकंड देखते हैं। चलिए सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड में हम लोग को R50 दिया हुआ, रो नहीं दिया हुआ, लेंथ और एरिया हम लोगों को दिया हुआ है। एरिया हम लोगों को दिया हुआ है स्क्वायर सेंटीमीटर में, एरिया हम लोगों को दिया हुआ है स्क्वायर सेंटीमीटर में। थोड़ा सा देखते हैं इसको। तो सबसे पहले तो भैया एरिया को स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर मेरे पास जो एरिया है इट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर ये लिखते हैं ना, है ना। ज्यादातर बच्चों का गलत हुआ होगा ये, क्योंकि बच्चे ना भावनाओं में बह जाते हैं, अरे एरिया की तो वैल्यू दी हुई पुट कर देते हैं इसको। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर को स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करो तो 1 सेंटीमीटर में मेरे पास होते हैं 1/100, तो दूसरे में भी मेरे पास कितना होगा 1/100, ठीक है। ठीक है, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर विल बी 1 बाय बहुत सारे जीरो, तो मेरे पास हो जाएगा 1 बाय 1 2 3 4 10,000 स्क्वायर मीटर। चलो रखते हैं इसको। तो R50 इज इक्वल टू रो, जो कि हम लोगों को निकालना है, लेंथ हम लोगों के पास है 5 अपॉन एरिया इज 1 बाय भयानक सारे जीरो, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो ये मेरे पास बन जाएगा 50 इज इक्वल टू रो इंटू 5। 1 लाख तो नहीं है ये, 10,000 है वैसे, है ना। तो इंटू 10,000, तो ये 0 से 0 चला गया, ये 5 से 5 चला गया, तो यहाँ से मेरे पास रो की वैल्यू हो जाएगी 1/1000 या फिर 0.001, 0001 होगा, सॉरी 0.0001, ठीक है। सेकंड कितने बच्चों का सही था, किसी का भी नहीं। 1/1000 कैसे, अरे भैया स्क्वायर सेंटीमीटर को स्क्वायर मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। 1 सेंटीमीटर में 1/100 होता है, तो एक, तो मेरे पास स्क्वायर सेंटीमीटर है ना। आंसर में कैसे आया, आंसर ये काटा पीटा भैया, बस और कुछ नहीं करा, काटा पीटा बस, ये 10,000 ऊपर चला गया तो ये मेरे पास यहाँ पर आ गया। सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप लोग इसको, मुझे लगता है ना, मैं कर देता हूँ चलो। और ये तो स्पून फीडिंग हो गई, इंटू 5/1/10,000, ये सबसे ऊपर चला जाएगा। तो 50 इज इक्वल टू, तो भैया 1000 ही तो लिखा था, तो ये मेरे पास हो जाएगा 5 रो इंटू 10,000। ये एक जीरो से एक जीरो चला गया, ये 5 से 5 चला गया, तो रो इज इक्वल टू 1/1000, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया रो की वैल्यू। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हम लोगों के पास है आर दिया हुआ है, लेंथ दी हुई है। अच्छा आंसर बताओ, थर्ड का आंसर बताओ। थर्ड तो मतलब टोटल टोटल लॉजिकल है। न्यूमरेटर वन कैसा है, सॉल्व करके देखो अथर्व, इसको सॉल्व करके देखो बेटा, आप ऐसे फालतू क्वेश्चंस पूछ रहे हो, आप सॉल्व करके देखो इसको, ठीक है। तो कृष्णा और सूर्यांश के अलावा किसी और का आंसर आया है क्या, नित्या बजाज, ओम गौर, चलो ठीक है। तो हम लोगों को बोला है क्या, हम लोगों को बोला है कि अगर मेरे पास 2 मीटर लेंथ का एक वायर है तो उसका रेजिस्टेंस अगर 50 ओम है, तो 5 मीटर का अगर वायर होगा तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा। 4-5 ही बच्चों का आंसर आया है इसमें, है ना। बहुत सिंपल सी चीज है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, है ना, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। और अगर मैं लेंथ को चेंज करूंगा तो जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा देखना है इसको। तो अगर मेरे पास मैं A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, आपको याद होगा आप बचपन में लिखते थे A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2,
प्रपोर्शन में लिखते थे अपन लोग इसको, आपके पास चैप्टर था ना रेशियो एंड प्रपोर्शन, ठीक है। तो अगर आपके पास डायरेक्ट प्रपोर्शन है आर और लेंथ के बीच में, है ना, तो इसको लिख लेते हैं, इसको लिखे रहने देते हैं, इज इक्वल टू b1/b2। चलो देखो, तो यहां से मैं लिख सकता हूँ भैया r1/r2 इज डायरेक्टली सॉरी इज इक्वल टू L1/L2। r1 की वैल्यू, जब मेरे पास लेंथ 2 मीटर है, जब लेंथ 2 मीटर है तो जो रेजिस्टेंस है वो 50 दिया हुआ है। नया रेजिस्टेंस मुझको निकालना है जब लेंथ कितनी हो जाए, 5 हो जाए। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा 2r इज इक्वल टू 250, तो r इज इक्वल टू 125 ओम। अच्छा क्वेश्चन है, मतलब अच्छा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हम लोगों ने पहला क्वेश्चन करना तो इसलिए वो थोड़ा ठीक ठीक लग रहा है। ठीक है, कितने बच्चों का सही था? काफी सारे बच्चों का सही था, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, मजे आई। अच्छा, तीन में से ऐसे कितने बच्चे जिनके तीनों सही थे? ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके तीनों सही थे? वेदांत, कृष्णा, एक सही था। डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, नित्या बजाज के भी तीनों सही थे। ठीक है, तो अपने पास 4-5 बच्चे हैं, तो ऑलमोस्ट 10% स्टूडेंट्स के, नहीं और भी ज्यादा बच्चे हैं, है ना। तो चलो ठीक है, नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पर जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ना आप ना छोटी छोटी जो मिस्टेक्स है ना उनका थोड़ा सा ध्यान रखना, है ना। मैं आपको वैसे सारे टाइप क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, मतलब जिसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि आप लोग क्या क्या गलत करके आ सकते हो पेपर में। चलो क्वेश्चन करते हैं। मेरे पास एक वायर है, इस वायर की जो लेंथ है इट इज इक्वल टू 5 मीटर, इसका जो रेडियस है, रेडियस इज इक्वल टू इसका जो रेडियस है, रेडियस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, और जो रेजिस्टिविटी है इट इज इक्वल टू 10⁻⁻8 मीटर। आपको बताना है इसका रेजिस्टेंस, लग जाओ काम पर। दूसरा मेरे पास है कि मेरे पास एक वायर है जिसका एरिया है 5 स्क्वायर मीटर, तो इसका जो रेजिस्टेंस है इट इज इक्वल टू, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 250 ओम। तो अगर मैं इसका एरिया कर दूं 10 स्क्वायर मीटर, तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? ये मेरे पास है सेकंड क्वेश्चन। और करो पहले ये दो क्वेश्चन ही करो। चलिए ठीक है, किसी का आंसर आया है क्या? पाई की वैल्यू, पाई में ही आंसर निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, पाई में ही आंसर निकाल लीजिए। कॉन्सेप्ट जरूरी है ना, आंसर जरूरी नहीं है ना, कॉन्सेप्ट जरूरी है। हमको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आंसर्स हम लोग निकालते रहेंगे जब भी जरूरत पड़ेगी तो। जल्दी से बेटा। बढ़िया, तो मेरे पास दो वैरायटी के आंसर आ रहे हैं यार इसमें। एक आंसर मेरे पास आया है 5 × 10, मैं लिख लेता हूँ। द फर्स्ट वन इज 5 × 10⁻⁻8 अपॉन पाई, सेकेंड इज 5 × 10⁻⁻8 अपॉन 2 पाई, और है मेरे पास 500, 500 तो इरेलेवेंट लग रहा है। एक है मेरे पास 5 × 10⁻⁻4, और एक है मेरे पास 1/40 × 10 टू द, अच्छा दिस इज
1/40 इंटू 10⁻⁻8। चलो सेकंड के आंसर्स बता दीजिए। ठीक है, सेकंड का आंसर। अतः हाउ कैन रेजिस्टेंस बी 500 ओम मीटर? हाँ, सेकंड का आंसर क्या होगा? वन 125। चलो ठीक है, दोनों को सॉल्व करते हैं, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए। यहाँ पर मेरे पास लेंथ इक्वल टू 5 मीटर, रेडियस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। थोड़ा सा सोचो, मेरे पास एक वायर का एरिया जो रहता है वो किस शेप का रहता है? मेरे पास अगर एक वायर है तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किस शेप का होता है? सोचो, सिलेंडर नहीं होता, सर्कल होता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो रहता है वो हमेशा सर्कुलर शेप का होता है, ठीक है, अनलेस गिवन, है ना। तो हम लोगों के पास सबसे पहले तो इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया विल बी इक्वल टू पाई इंटू रेडियस, रेडियस इज 1/100 इंटू 1/100। ये पुराना क्वेश्चन ही है, इसमें कुछ बहुत ज्यादा अलग नहीं है। 200 पाई कैसे आ गया? तो ये हम लोगों के पास आ जाएगा क्या, ये हम लोगों के पास आ जाएगा पाई इंटू 1/100 इंटू 1/100, है ना। थोड़ा सा यार क्या कर रहे हो शांत भैया, 200 पाई कैसे आ गया आपका आंसर? तो ये मेरे पास हो जाएगा क्या, पाई बाय 10,000। ये मेरे पास आ गया एरिया, ठीक है। ये अपने पास क्या आ गया, एरिया। अब क्या है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है सर, दौलत है, शोहरत है, एल है, एरिया है, रेजिस्टिविटी है, रो निकालना निकाल लेंगे। तो R इज इक्वल टू 10⁻⁻8 इंटू 5 अपॉन पाई बाय 2, 3, 4, है ना। तो 5 इंटू 10⁻⁻4 तो गलत हो गया, बिकॉज इसमें पाई नहीं आ रहा है, ठीक है, और इसमें भी पाई नहीं आ रहा, तो ये भी गड़बड़ हो गया। अब ये दो आंसर बचे हैं, देख लेते हैं। तो यहाँ से मेरे पास हो जाएगा 5, ये देखो 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पर मेरे पास बचेगा कितना, 5 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन पाई, ठीक है। फॉर्मूला गलत लगा दिया, बहुत बहुत बधाई हो आपको, है ना। इसको मैं चाहूँ तो आप, मैं एक स्टेप और बढ़ा सकता हूँ उसमें। ये मेरे पास है बेटा 5 इंटू 10⁻⁻8, है ना, 5 इंटू 10⁻⁻8, और ये है मेरे पास 10⁻4 डिवाइडेड बाय पाई, है ना। बेस सेम होते हैं तो पावर जो रहती है वो ऐड हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से सेंटीमीटर को मीटर में, अभी एक क्वेश्चन पहले मैं करवा चुका हूँ, जबकि एक क्वेश्चन में पहले भी करवा चुका हूँ जिसमें आप लोगों ने मिस्टेक करी थी, तो फिर वही अलग अलग मिस्टेक करो ना, क्या सेम सेम मिस्टेक कर रहे हो। तो दिस विल बी 5 इंटू 10⁻⁻4 ओवर पाई। तो दिस इज द फर्स्ट वन, सभी का गलत है, बधाई हो, ठीक है। सेकंड वाला देखते हैं, रेजिस्टेंस एंड एरिया, दिस इज द सेकंड वन। रेजिस्टेंस एंड एरिया शेयर इनवर्स रिलेशन, है ना, ठीक है। तो हम लोगों के पास क्या है, हम लोगों के पास रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू A2 अपॉन A1। तो R1 हम लोग, जब रेजिस्टेंस 250 है तो जो एरिया है इट इज इक्वल टू 5। तो जब एरिया 10 हो जाएगा तो व्हाट विल बी दी रेजिस्टेंस, ये हम लोगों को निकालना है। तो 5 2 10, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा R, ये मेरे पास है 250 अपॉन 2, सॉरी 250 अपॉन R इज इक्वल टू 2। तो R इज इक्वल टू 250 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 125। 125 कितने बच्चों का सही था? मुझको ये आंसर कृष्णा डागा ने दिया था सिर्फ। इसमें क्या गलत कर रहे हो बेटा, और क्यों गलत कर रहे हो? अच्छा, अयान का भी आ गया था। अच्छा, फर्स्ट वाले का आंसर किसी का सही था क्या? पूरे कैलकुलेशन करनी है इसमें, और कुछ नहीं करना है इसमें, मतलब ऐसा कुछ अलग से मेहनत नहीं करनी है आपको। मैंने पॉइंट में निकाला है, अच्छा ठीक है। चलो बताओ बताओ बताओ, कोई है क्या हमारे बीच में जिसके दोनों सही है? क्या हमारे बीच में कोई ऐसा
अनोखा बच्चा है जिसके दोनों सही है। बेटा प्रैक्टिस चाहिए यार, इस चैप्टर में प्रैक्टिस चाहिए, ये चैप्टर इजी है। दोनों गलत हैं, बहुत बधाई हो। अच्छा ऐसे कितने बच्चे जिनके दोनों गलत हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस टाइप के और क्वेश्चंस दूं क्या? इस टाइप के और क्वेश्चन दूं? करो, थोड़ा ठंडे दिमाग से करो। और मैं अभी ऐसा करूंगा ना कि मैं आप लोगों का जो चैट ऑप्शन है ना, जो चैट ऑप्शन है उसको बंद कर दूंगा, तो आप मतलब बिल्कुल ठंडे दिमाग से दो, फिर अपन सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर आप लोग बताना सही है गलत है। फिर अचानक से सारे बच्चों का सही होने लगता है, अरे सर मैंने सॉल्व नहीं करा लेकिन सही तो है। चलो इसी टाइप की क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, है ना। मेरे पास द फर्स्ट वन इज कि मेरे पास लेंथ इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, रेडियस इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, resistivity is equal to 5 into 10 to the power 14. What is the resistance? What is the resistance? बिल्कुल ठंडे दिमाग से करिए, कोई जल्दबाजी नहीं है ना। अपन स्टार्ट करेंगे 558 पर। सेकंड है मेरे पास, जब लेंथ है 5 मीटर तो रेजिस्टेंस है 10 ओम। तो जब लेंथ, जब मेरे पास रेजिस्टेंस अगर मुझको चाहिए 50 ओम, तो लेंथ क्या होनी चाहिए? विदाउट चेंजिंग द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑब्वियसली। तीसरा मेरे पास है कि मेरे पास रेजिस्टेंस है 25 ओम का, लेंथ है मेरे पास 2 मीटर, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। व्हाट इज द रेजिस्टिविटी? चलो फर्स्ट का आंसर, फर्स्ट का आंसर। तो सबसे पहले तो मैं फर्स्ट सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखना अभी आप लोग आंसर्स वगैरह मत भेजना। मेरे पास है, सबसे पहले तो एरिया निकालना पड़ेगा यार। तो एरिया इज इक्वल टू पाई इंटू रेडियस 2/100 इंटू 2/100 का स्क्वायर, है ना। मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, कौन करे फालतू की मेहनत। पाई आर स्क्वायर, है ना। चलो आगे मेरे पास है क्या, अब क्या करना है, बस रेजिस्टेंस ही निकालना है। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, देखो रो, रो इज 5 इंटू 10 टू दावर 14, है ना। रो इंटू लेंथ, लेंथ इज 25/100, 25/100 because this is 25 centimeter, so this also needs to be converted into meter, है ना। डिवाइडेड बाय द एरिया, तो एरिया मेरे पास है भैया कितना, 2, अच्छा पाई आर स्क्वायर, ये मैंने गड़बड़ कर दिया थोड़ा सा, है ना। तो 2 इंटू 2, और 100 सीधे ऊपर ले जाऊं चल जाएगा क्या? तो यहाँ से मेरे पास हो जाएगा 100, है ना। इसको बैठ के सॉल्व करते रहो यार। तो ये 100 से 100 चला गया, और कुछ जा रहा है क्या? और ये 2 2 जब 4, 4 इंटू ये भी कट जाएगा, तो ये मेरे पास हो जाएगा कितना, ये मेरे पास हो जाएगा 25, 25 इंटू 25 इज 125, 125 इंटू 5, 125 इज 625, 125 इंटू 5 इज 625, तो 625 इंटू 10 टू द पावर 14, क्योंकि और कुछ तो बचा नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरे पास आंसर आ जाएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 16। सही है क्या? हाँ पाई बच गया, पाई बच गया, पाई लिख लो। मन की आंखों से दिखते तो पाई दिख जाता आपको, है ना। ठीक है, कुछ नहीं है बेटा, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है इसमें। सेकंड वाला देखो, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है ना, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। तो यहां से मैं लिख सकता हूँ R1/R2 इज इक्वल टू L1/L2। पहले तो इसका आंसर बता दो मुझे, इसका आंसर बता दो फटाफट। किसी बच्चे का 25 आया, किसी का 35, अच्छा 25 आया, चलो ठीक है। तो रेजिस्टेंस पहले केस में दिया हुआ है 10, तो लेंथ दी हुई है 5, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 50, तो व्हाट इज द लेंथ, ये हम लोगों को निकालना है। व्हाट इज द लेंथ, है ना। तो ये 0 से 0 काट दो, तो लेंथ में पास आ जाएगी कितनी, 25 सेंटीमीटर। अच्छा यूनिट नहीं दी हुई थी, तो लेंथ विल बी 25, है ना। ठीक है,
उसके बाद फिर थर्ड देखते, फर्स्ट मेरा गलत है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मेरा अगर गलत है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सॉल्व करते आना चाहिए ना, सॉल्व करते आना चाहिए। अभी अपन लास्ट में देख लेंगे वो क्या कैसा गड़बड़ है, ठीक है। तीसरा वाला देख लेते हैं, रो निकालना है, तो 25 इज इक्वल टू रो इंटू लेंथ, लेंथ इज 2। कोई बच्चे ने खुद को अनम्यूट कर लिया क्या? अच्छा किसी ने नहीं करा है, ठीक है। रो इंटू एल अपॉन ए, एरिया इज 10, और स्क्वायर सेंटीमीटर को 1/100 इंटू 1/100, तो ये 0 से 0 गया, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा बेटा 25 इज इक्वल टू रो इंटू 2 इंटू, एक 0 से एक 0 चला गया, तो मेरे पास ऊपर आ जाएगा 100 इंटू 10, तो 25 इंटू 25, 25 इंटू 4 इज 100, है ना। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू रो इंटू 80, तो रो इज इक्वल टू 1/80 विच इज इक्वल टू 0.0125, ठीक है। 1/80, हाँ यहाँ तक भी करोगे तो भी चल जाएगा, ओम मीटर, है ना। फर्स्ट वाला देखते हैं, अच्छा ऑल करेक्ट, बहुत बढ़िया। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके सारे करेक्ट हैं? ठीक है, एक गलत है, ठीक है। टीएम मनवानी के भी सारे करेक्ट हैं, बहुत बढ़िया। फर्स्ट वाले में क्या गलत कर दिया अपन ने, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, उसके बाद फिर आर, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, तो रो इज 5 इंटू 10 टू द पावर 14, लेंथ इज 25/100, और एरिया मेरे पास है 2 टू द 4। इसको एक बार मैं वापस से सिंप्लीफाई कर ले रहा हूँ, इट माइट बी पॉसिबल कि गड़बड़ हो गई हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से मेरे पास है भैया 5 इंटू 10 टू द पावर 14 इंटू 25 इंटू 100 इंटू 100। मेरे लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस आई एम नॉट इक्विप्ड विद कॉपी पेन, वाई भैया, क्यों आप ऐसा काम क्यों कर रहे हो? 2 इंटू 2 इंटू 100, है ना। तो ये 100 से 100 चला गया, पहली चीज तो। 2 इंटू 2 इज 4, 4 को 4 से 100 को डिवाइड करोगे तो दिस विल बी 25, है ना। 25 इंटू 25 इज 625, ओ ऐसा, हाँ 625, और फिर अपन लोगों ने यहाँ पर 5 छोड़ दिया एक, और यहाँ पर एक नीचे पाई भी था, यहाँ पर एक नीचे पाई भी था, पाई आर स्क्वायर था ना, हाँ ये अपन लोगों ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, ठीक है ठीक है ठीक है, ये अपन ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, थोड़ी सी नहीं बहुत बड़ी गड़बड़ है वैसे तो, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा ये 625 इंटू 5 है 3125, तो 3125 इंटू 10 टू द पावर 14 अपॉन पाई। अब हो सकता है कुछ बच्चों के सही आ जाए, तो इस हिसाब से अभी अभी तक जिन बच्चों की तीनों सही थे तो उनका एक गलत हो गया। अब ऑल करेक्ट बताओ किस किस के, तो दिस विल बी 3.125 इंटू 10 टू द पावर 17 अपॉन पाई। अब बताओ किसके ऑल करेक्ट है? कृष्णा एंड वेद कुछ बच्चों का यहाँ पर गड़बड़ हो गया। अच्छा अगेन 2 एंड 3 चलिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो अच्छा इधर सुनिए, तो अभी तो हम लोगों ने आज की क्लास में डिस्कस करे सम बेसिक क्वेश्चंस ऑन ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। इन टुमारोज सेशन वील बी डिस्कसिंग सम एडवांस लेवल क्वेश्चंस ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, सो डोंट बी एब्सेंट, ओके।